और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ओटिक डेमन सी में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और आसमान की तरफ देख रहे थे कि क्या आइस मास्टर सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। अब आगे अब वहीं दूसरी तरफ जो सील था प्लेन्स के बीच, उसमें क्रैक्स भी शायद अब आने लगे थे। पर क्योंकि ये सील काफी दूर था, अगर एक रिइंकार्नेशन लेवल का भी बंदा हो तो भी उसे लंबा समय लगेगा। धीरे धीरे क्रैक्स के बीच में से डेमोनिक ऑरा इस दुनिया में प्रवेश करने लगती है। लोगों की नजर बस उस फॉर्मेशन के बीच में थी जहां पर एक आइस स्टैचू के समान आइस मास्टर बैठी हुई थी। अब इन्हें लग रहा था कि शायद ये आइस मास्टर फेल हो चुकी है। उधर लोगों को, जो पावरफुल लोग थे, उन्हें लगता कि क्रैक्स के बीच में उस पार कोई आंख है जो इन्हें देख रहा है। लोग डर के मारे अब कांपने लगे थे और वो बंदा जो शायद यीमो एम्परर है, उसकी भी नजर फॉर्मेशन के बीच में बैठी उस आइस स्टैचू पर पड़ रही थी। और ये बंदा एक फैमिलियर फ्लक्चुएशन इस आइस स्टैचू से फील करता है। एवरी लाई को इस फिगर को देखते काफी गुस्सा आता है। लोग चौंक जाते हैं कि वो डेमोनिक ऑरा जो बाहर में है वो करना क्या चाहता है। अब वो अपने हाथों से प्लेन को फाड़ने को देख रहा था ताकि वो जल्दी से आके इस फिगर यानी आइस फिगर को मार सके। उसे पता चल गया था कि आइस मास्टर इस समय एंसेस्टर स्टेज में जाने की कोशिश कर रही है। लोगों को भी पता चल चुका था और जो भी पावरफुल लोग थे वो जो क्रैक्स हुए थे वहां पर अटैक करने लगते ताकि यीमो एम्परर को थोड़ा लेट हो सके। यीमो एम्परर का हैंड था जो अभी भी इस प्लेन में था, इस पार ही था। वो इनके अटैक को इग्नोर मारता है और सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब यीमो एम्परर जो कि बाहर है, ये उसका कटा हुआ हाथ है जिसे वो बाहर से भी अभी कंट्रोल कर सकता था शायद। अब ये हाथ काफी तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ता है और समुद्र में इसके पावर के कारण भंवर बनने लगते हैं। और तुरंत ही जहाँ पर हुआन वन बैठी थी वहाँ का लाइट बैरियर कोलैप्स करने लगता है। बहुत सारे लोग जो इसे रोकने की कोशिश कर दूर जाके गिरते हैं और खून की उल्टी चालू हो जाती है। एंशिएंट मास्टर्स ये भी अपनी आंखें खोल लेते हैं और सभी अपने पावरफुल फोर्सेस से एक एंसेस्टर प्रोटेक्शन बनाते हैं ताकि हुआन वन को प्रोटेक्ट कर पाए। और जैसे ही इनके इस प्रोटेक्शन से वो हाथ आके टकराता है, एंशिएंट मास्टर भी खून की उल्टी, मतलब इनके नाकों से खून आने लगते हैं। और ये यीमो एम्परर था, ऑब्वियस है इनसे स्ट्रांग होगा ही। हालांकि बस ये उसका हाथ है। 6 एंशिएंट मास्टर अब इस ऑरा को संभाल नहीं पा रहे और खून की उल्टी भी इनके अब चालू हो जाती है। और जमीन पर ये, क्योंकि अभी तक हवा में थे, गिरने लगते हैं। लोग अब हैरान थे कि क्या ये खत्म हो चुका है, क्या हम हार चुके हैं। पर इस समय जैसे इनको ऐसा लग रहा था, वो जो आइस स्टैचू था जिसके अंदर हुआन वन बैठी हुई थी वो फाइनली अब शैटर्ड हो जाता है। हुआन वन अब जाग चुकी थी। इसके बाल जो कि क्रिस्टल लाइक थे हवा में लहरा रहे थे और यीमो एम्परर का जो हाथ था उसे रोक देती है। लोग अब काफी खुश थे कि आइस मास्टर जाग चुके हैं। क्या वो सक्सेसफुल रही, क्योंकि यीमो एम्परर का अटैक पहली बार किसी ने पीछे ढकेला था। लोग काफी खुश थे। हुआन वन देख रही थी सभी को, ये काफी खुश हैं। हुआन वन के कारण समुद्र भी अब जमने लगता है और यीमो एम्परर के हाथ से ये हेड ऑन फाइट करने लगती है और लगातार इस हैंड को ये पीछे ढकेलते जा रही थी और थोड़ी समय में इस हाथ को ये अपने आइस पावर से सील कर देती है। यीमो एम्परर का हैंड पीछे अब भाग जाता है पर क्रैक से एक आवाज आती है कि ये एंसेस्टर का ही फ्लक्चुएशन है, पर तुम अभी भी सिंबल एंसेस्टर लेवल पर पहुंची नहीं हो। वेट करो मेरा, मैं जल्दी ही इस प्लेन में अब एंटर करने वाला हूँ, इस क्रैक को पूरी तरह से ओपन करके। लोग जब ये बात सुनते हैं तो शांत हो जाते हैं और आइस मास्टर की तरफ देखने लगते हैं। क्या यीमो एम्परर सही कह रहा था? हुआन वन वो जो सील ब्रेक हो रहा था उसकी तरफ देख रही थी और ये भी इस समय हल्का सा खून की उल्टी करती है। इसके ब्लड भी ब्लू कलर के थे, आइसी ब्लू, क्योंकि एम्परर हैंड सच में पावरफुल था। इधर जैसे ही ये पीछे की तरफ गिरने लगती है, एक फिगर जो कि किंग यान टाउन में बैठा हुआ था, इसके बॉडी पर धूल जम चुका था, फाइनली अपनी आंखें खोलता है। हुआन वन का फिगर आसमान से जमीन की तरफ गिर रहा था। आंखें इसकी बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था इसकी बॉडी पर इसका कंट्रोल ही नहीं है। पर अचानक से ये फील करती कि एक फैमिलियर सेंट इसके आसपास इसको फील होता है और कोई इसे पकड़ लिया है। ये देखती है तो लिंग डोंग आ चुका था। ये कहती है तुम आ चुके हो। आवाज इसका बिल्कुल भी आइसी नहीं था इस बार। लिंग डोंग इसको हक करता है और कहता है क्या तुम फेल हो गई, क्योंकि लिंग डोंग फील तो कर रहा था कि हुआन वन का स्ट्रेंथ बढ़ा है पर ये अभी भी एंसेस्टर स्टेज पर नहीं है, नहीं तो यीमो एम्परर के हैंड से ये घायल नहीं होती। हुआन वन इस लिंग डोंग के चेस्ट में लिपटी हुई थी। इसके चेहरे पर एक एन्चांटिंग स्माइल था और ये फिर से लिंग डोंग को किस करती है और इस दौरान रोने लगती है और कहती है मैं सक्सीड हो गई, मतलब मैं सफल हुई। लिंग डोंग हैरान हो जाता है, तुम सफल कैसे हो गई? तुम तो एंसेस्टर स्टेज पर जा नहीं पाई, क्या मतलब है तुम्हारा? अब ये कहती है तुमने तीनों टर्बुलेशंस एक साथ झेल लिए, सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। ये थोड़ा सा पीछे हटती है। अब ये सबको बताती है कि मैं फिलहाल हाफ एंसेस्टर स्टेज पर हूँ और एंसेस्टर स्टेज से ये भी अभी काफी कम है। और ये सबको बताती है कि मैं सीधा सीधा कहूँ तो मैं यीमो एम्परर का मैच नहीं हूँ। अब लोगों को लगता है मतलब हम कुछ भी नहीं कर पाए, हार ही जाएंगे आखिर में। बाकी भी एंसेस्टर मास्टर अब रोने लगे थे और डेथ मास्टर और बाकी लोग कहते कोई बात नहीं, अगर तुम एंसेस्टर लेवल पर नहीं पहुंची तो क्या, हम सभी मिलकर फाइट करेंगे। हुआन वन इस समय थोड़ा सा कांप रही थी और लिंग डोंग की तरफ देखकर कहती मुझे मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है। अगर मैं सबका ऑरा लेके भी एंसेस्टर स्टेज में जाना चाहती तो भी ये असंभव था और फोर्सफुली इस पावर को एब्जॉर्ब करने के कारण
फिलहाल मेरा लेवल भी अब बढ़ नहीं सकता है। लिंगडोंग बस इसे ब्लैंकली देख रहा था। वन वन की आंखों में आंसू थे। फिर ये कहती, मुझे मालूम था अगर तुम मेरी जगह ट्राई करते तो तुम भी इसी लेवल पर रह जाते हमेशा के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। आंखों में इसके बिल्कुल भी वो आईसीनेस पहले वाला नहीं था, एक केयरिंग गर्ल की तरह ये लिंगडोंग को समझा रही थी। अब लिंगडोंग को समझ में नहीं आ रहा था ये पूछे तुम करना क्या चाहती हो। हुआन हुआन अभी भी रो रही थी और रोते रोते भी एक स्माइल दे रही थी लिंगडोंग को और कहती है फाइनली कि मैं तुम्हें सेकंड सिंबल एंसेस्टर बनाना चाहती हूँ। लोग भी इस समय और लिंगडोंग भी चौंक जाते हैं कि ये क्या कह रही हो। ये कहता है लिंगडोंग, वेट करो बस, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं खुद सिंबल एंसेस्टर लेवल पर पहुंच जाऊंगा। हुआन वान कहती पर समय कहाँ है, वो सील धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। यीमो एम्परर कुछ ही समय में यहाँ पर आ भी जाएगा। फिर ये बोलती कि मैं तुमसे झूठ बोल रही थी शुरू से ही, जब मैंने तुम्हें सीटाडेल में एंटर करवाया ताकि तुम डिवाइन पैलेस बनाओ। मेरी वजह से तुम 3 टर्बुलेशंस एक साथ झेले। तुम्हें मुझे सच में हिट करना चाहिए। इसके चेहरे पर वो स्माइल नहीं था बल्कि एक दर्द था और लगातार ये रोते जा रही थी एक छोटी बच्ची के समान। फिर ये बताती है कि मेरे मास्टर यानी कि सिंबल एंसेस्टर ने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा था कि मैं एंसेस्टर स्टेज पर पहुंच सकती हूँ। बस मेरे पास उन्होंने ऐसा कहा था कि पावर है कि मैं किसी और को उस लेवल पर पहुंचा सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे पहले हाफ एंसेस्टर लेवल पर पहुंचना जरूरी था। लिंगडोंग बस इसे अभी भी घूर रहा था। ये कहता मुझे नहीं बनना सेकंड एंसेस्टर, मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूँ, मुझे बस तुम चाहिए और दुनिया से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर वन वन कहते मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम जियो, मतलब जिंदा रहो। मेरी बस एक ही कामना है कि तुम जिंदा रहो। यही बात ये फिर से दोहराती है जो इसने यूनिक डेविल रीजन में दोहराया था जब लिंगडोंग को वो युआनजी ट्रायो मार रहे थे। लिंगडोंग भी अब कांपने लगता है कि तुम करना क्या चाहती हो, क्या तुम मेरी बात एक बार नहीं सुन सकती हो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। हुआन वान कहती है पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ये फिर से कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो और अच्छे से रहो। ये थोड़ा सा पीछे हटती है, इसके बाल पहले जैसे काले हो जाते हैं, आंखें नॉर्मल पिच ब्लैक हो जाती हैं। ये पहले जैसी एकदम हुआन वान जो पोनीटेल में लिंगडोंग को मिली थी कुछ वैसे हो जाती है। एंशिएंट मास्टर्स भी हैरान थे कि ये लड़की ये कैसे चेंज हो गई। लिंगडोंग को भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये तुरंत ही हुआन वान की तरफ मूव करता है पर लिंगडोंग के पास का जो स्पेस था वो फ्रीज हो जाता है। ये आगे बढ़ भी नहीं पा रहा था। कई सारे बर्फ की लटाएं निकलती हैं और इसके पैर और हाथ सबको बांध देती हैं। जबकि लिंगडोंग उसने डिवाइन पैलेस बना लिया था, 3 टर्बुलेशंस झेल लिए थे, फिर भी इस पावर को ये रजिस्ट नहीं कर पा रहा था। और फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो ये टॉप 3 का बंदा था, यानी सिंबल एंसेस्टर, उसके बाद हुआन वान और इसी का नंबर है। फिर भी ये काफी वीक माना जा सकता है। लिंगडोंग अभी भी चिल्ला रहा था कि हुआन वान अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हुआन वान हंसती है पर इसकी हंसी इसमें एक दर्द था। ऐसा लग रहा था कि एक स्नो लोटस जो कि फेड हो रहा हो। आंखें ये बंद करती है। फिर इसको कुछ घटनाएं याद आती कि बहुत पहले की बात है। एक ओल्ड मैन एक छोटी सी बच्ची को 1000 ईयर आइस माउंटेन पर लेकर खड़े थे। लड़की के बाल पोनीटेल के जैसे झाड़े गए थे और वो कहते हैं इस लड़की को कि बिंगेर तुम्हारे पास बहुत बड़ा पावर है, हो सकता है फ्यूचर में किसी देश को मतलब किसी दुनिया को तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े और शायद मैं उस समय ना रहूं। तो ये छोटी बच्ची यानी बिंगेर यानी कि फिलहाल की हुआन वान ये कहती है आप क्यों नहीं रहोगे। लड़की उस समय काफी छोटी थी तो इसकी आवाज में एक इनोसेंस था। ओल्ड मैन हंसते हैं और फिर ये कहते हैं लेकिन तुम्हें अपना पूरा पावर उस समय यूज करना पड़े और उसका प्राइस काफी बड़ा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर ये पावर तुम तभी यूज कर सकती हो जब एक इंसान के लिए और वो समय रहे और तुम उसके लिए हर एक चीज सेक्रीफाइस करना चाहती हो, तभी तुम ये पावर यूज कर पाओगी। लड़की अपनी आंख मटका रही थी। इसको उस समय ये बात आधा ही समझा था। इस दुनिया में कौन होगा जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी दे दूंगी। सिंबल एंसेस्टर इससे कहते हैं कि अगर तुम इस इंसान को नहीं पाई मतलब वो इंसान तुम्हें मिला नहीं, मतलब वो दुनिया खत्म होने पर लिखा होगा। उस समय ये काफी यंग थी और जब ये आइस मास्टर के रूप में थी तो काफी अकेले रहती थी और उसे उस समय कोई ऐसा मिला नहीं था। पर फाइनली जब ये अपनी आंखें बंद की थी तो बोलती है मन में कि मास्टर मुझे वो बंदा मिल चुका है जिसके लिए मैं कुछ भी अपना देने को तैयार हूँ। और ये मेमोरीज याद करके ये लड़की स्माइल कर रही थी और फाइनली ये बोलती मैं प्रार्थना करती हूँ अपने आत्मा के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने सोल के साथ, ब्लड के साथ। आवाज इसकी एक मधुर संगीत के समान थी और जैसे ये बोलती है पूरा ये दुनिया जो था वो कांपने लगता है। और ये बोलती है मैं बुला रही हूँ स्पिरिट ऑफ हेवन और अर्थ को डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एंसेस्ट्रल पाथ के लिए। वन वन की बॉडी अब ट्रेम्बल करने लगती है जैसे ही ये शब्द ये बोलती है। आसमान में अलग अलग लाइट्स चमकने लगती हैं। पूरा क्योटिक डेमन एक गॉर्जियस लाइट से भर चुका था और इसने जो अपना आइस लोटस बनाया था उसमें ये पूरी ऑरा यानी ये जो लाइट थी वो एंटर करने लगती है। लिंगडोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बस हुआन वान को देख रहा था और दर्द के मारे चीख रहा था। हुआन वान की बॉडी आइसी ब्लू फ्लेम के कारण अब जलने लगती है। अब इसे समझ में आता है कि हुआन वान क्या कह रही थी। ये उस एंसेस्टर लेवल की पावर के लिए जिससे कि लिंगडोंग अब उस लेवल पर जाएगा, ये अपने को सैक्रिफाइस कर चुकी थी। अब इसे समझ में आता है हुआन वान ने उस समय से क्यों उतना खिंचाया था ताकि लिंगडोंग जाकर के 3 टर्बुलेशंस झेले, इससे नाराज हो जाए।
इस लड़के को सब पहले से पता था। ये फिर से चिल्लाता है, हुआन वन रुक जाओ। एक बीस्ट के समान ये चीख रहा था। फ्लेम मास्टर वगैरह भी अब आगे बढ़ने को देखते हैं, पर डेथ मास्टर रोक देती है और कहती है ये उसका चॉइस है, बीच में मत जाओ। फ्लेम मास्टर भी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों? डेथ मास्टर कहती कोई सॉल्यूशन नहीं है। लिंगडोंग एंसेस्टर स्टेज में जाएगा, तभी इस कैलामिटी को रोका जा सकता है। सभी लोग अब शांत रहते। वो जो आईसी ब्लू फ्लेम था वो धीरे धीरे हुआन वन की बॉडी जला रहा था। लिंगडोंग पागल सा हो चुका था। ये फिर से बोलती है सॉरी, मुझे इस दुनिया को नहीं बचाना था, मुझे इस दुनिया का सेवियर भी नहीं बनना था, मुझे बस तुम्हें जीते हुए देखना था। फिर ये कहती है थैंक यू लिंगडोंग कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में पड़ी। मैं जो कि फ्रीज हो चुकी थी, तुम्हारे साथ अच्छी मेमोरीज बना पाई। प्यार का मुझे मायने समझ में आए। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि मैं आइस मास्टर हूँ या हुआन वन। अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ। बेवकूफ, मैं कभी आइस मास्टर थी ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हुआन वन थी। हुआन वन के पास एक अलग ही डेजलिंग लाइट निकल रही थी और वो जो आइस लोटस था उसमें से भी अब डेजलिंग लाइट जो यूनिवर्स से ज्यादा एंटर की थी वो एक्सपैंड होने लगती है। लिंगडोंग कुछ देख नहीं पा रहा था और ये लाइट शायद इसके अंदर अब एंटर कर रही थी। ये डार्कनेस में गिरता जा रहा था। अब इस समय इसे लगता है ये डाओ सेक्ट में पहुंच चुका है, जहाँ पर ये पहली बार उस लड़की से मिला था। मतलब रिइंकार्नेशन में ये फिर से एक बार गिर चुका था। जब इसने 3 टर्बुलेशंस झेले थे रिइंकार्नेशन के, उससे भी ये कहीं ज्यादा एक खतरनाक इल्यूजन बोल सकते हो आप रिइंकार्नेशन का। ऐसा लग रहा था कि नई मेमोरीज आ रही हैं। पहले जन्म में इसे दिखाया जाता है कि ये लिन फैमिली का एक बच्चा है जिसके पास एंसेस्ट्रल स्टोन रहता नहीं, और वही स्टोरी की ये लांगटियान से बदला लेता है, बदला लेने जाता है। इसके फादर इसे कहते हैं डोंगिर बाहर भाग जाओ। इसके फादर काफी डर रहे थे क्योंकि लांगटियान काफी स्ट्रॉन्ग था। मतलब ये लिंगडोंग की एक दूसरी मेमोरी है। लिंगडोंग बोल रहा था लांगटियान मैं तुम्हें मार दूंगा, और इस जन्म में ये कुछ कर नहीं पाता। लांगटियान इसके फादर मदर सबको मार देता है। फिर दूसरे जन्म को इसके दिखाया जाता है। मतलब ये बस एक इल्यूजन है। इसमें लांगटियान फिर से इससे मिलता है और इस जन्म में लांगटियान के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और इसके टैलेंट की वजह से लिन फैमिली काफी ऊपर जाती है। पर इस जन्म में कोई हुआन वन न तो कोई किंग्स थी, और इस जन्म में भी मतलब ये बूढ़ा होके मर जाता है। ऐसे करके बहुत सारे इसके जन्म के अलग अलग पहलू दिखाए जाते हैं। एक और जन्म होता है जहाँ पर ये हुआन वन से मिलता है। मैं भी हर एक जन्म को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक तरह से हम इसे रिइंकार्नेशन व्हील कह सकते। और इस जन्म में हुआन वन इसके साथ पलती बढ़ती, मतलब ये डाओ सेक्ट में ही रहता है और दोनों काफी लवेबल फिगर्स रहते और इनकी शादी भी हो जाती है। पर इस जन्म ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फील कर रहा, अंदर से कुछ गड़बड़ लग रहा था। ऐसा लग रहा था इसके दिल को कोई फाड़ रहा हो, कोई पेन पहुंचा रहा हो। हुआन वन भी इसे पूछती क्या बात है, तो अभी इसमें ये इससे शादी करता है। डाओ सेक्ट में एक सेलिब्रेशन मनाया जाता है। अभी ये सुहाग रात वाली रात रहती, कैंडल्स वगैरह जल रहे थे। इस जन्म में ये हुआन वन के साथ काफी खुश था। हुआन वन देखती है कि लिंगडोंग इस समय काफी शांत रहता है। फाइनली एक दिन ये लिंगडोंग से पूछ लेती है तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। इसके बात को सुनकर लिंगडोंग बस स्माइल करता है। लिंगडोंग इसको अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश हूँ। और यहाँ पर इसका 1 साल निकल जाता है और भी 1 साल। ऐसे निकलते निकलते 3 साल इनकी शादी के हो चुके थे। और हुआन वन से बात कर रही थी कि फादर कह रहे थे कि तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से तुम कुछ ही दिन में डाओ सेक्ट के लीडर बन जाओगे, तो क्या मुझे उस समय तुम्हें लिन सेक्ट का लीडर कहना पड़ेगा या डाओ सेक्ट का? लिंगडोंग भी स्माइल कर रहा था कि तुम्हें उस समय लोग मैडम लिन कहेंगे। फिर से हुआन वन पूछती क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। हुआन वन इससे कहती है कि मैं जितना अपने को नहीं प्यार करती हूँ उतना ज्यादा तुम्हें करती हूँ, क्या तुम मुझे अभी भी नहीं बताओगे? लिंगडोंग चुप रहता है, एक्सप्रेशंस इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फिर ये कहता है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना रहा हूँ। हुआन वन कहती है सुनाओ। अब ये बताता है कि मैं लिंगडोंग हूँ और एक लड़की हुआन वन है। ये लड़की आइस मास्टर की रिइंकार्नेशन थी जो कि 8 एंशिएंट मास्टर्स में से एक थे, और ये वही वाली स्टोरी सुनाता। फिर ये कहता है वो कि मेरी बात सुनती नहीं थी, तो ये वाली जो हुआन वन रहती वो कहती मतलब तुम मुझसे फिर बहुत नाराज हो गए। लिंगडोंग कहता है हाँ, अगर वो दोनों साथ में मर जाते तो एक अच्छी स्टोरी होती, पर वो खुद सेक्रीफाइस कर देती और वो लड़का जिंदा रहता। कितने पेन में तुम सोचो। पर हुआन वन कहती कभी कभी कुछ चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो तुम्हें वो पेन झेलना था और वो भी तो झेली। लिंगडोंग भी अब समझ जाता, थोड़ा देर चौंकता है, फिर कहता है मुझे भी उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर ये कहता है वो बस एक स्टोरी थी। अब ये वाली हुआन वन रो रही थी और इसके भी आंख से आंसू बहने लगते हैं। ये कहती है रिइंकार्नेशन का एंसेस्ट्रल रोड है, ये रियलिटी नहीं है, ये सब फेक है, तुम्हें भी मालूम है। क्यों यहाँ पर तुम अच्छे लम्हे जीना चाहते हो जबकि वास्तव में वो संभव नहीं है फिलहाल। लिंगडोंग कहता है लेकिन मुझे फिर भी यही रहना है, उस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये वाली हुआन वन जो तुमने मुझे स्टोरी सुनी उसकी तो दीवानी मैं भी हो गई, उसने तुम्हारे लिए अपना जान दे दिया। और ये वाली भी कहती है कि अगर वो अपना रिइंकार्नेशन इग्नाइट कर सकती है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दूंगी? लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है कि रिइंकार्नेशन में भी मैं एक इल्यूजन में हूँ, फिर भी इस लड़की का कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं बदला। अब ये लड़की बोलती है क्या मैं तुम्हारे लिए कोई सॉन्ग प्ले कर सकती हूँ? ये फिर से अपने बालों में से वो हेयर पिन निकालती और अपना जिथर बजाने लगती है और सेम स्माइल देती जैसा कि इसने रिइंकार्नेशन अपना जलाने के पहले दिया था। लिंगडोंग की आंखें फिर से बंद होने लगती और ये अपने माइंड में फिर से वापस आ चुका था। इसकी आंखें
एकदम डार्कनेस जैसी डीपनेस इसमें आ जाती है। ये पेन फील कर रहा था पर खुद को अब शांत करता है कि यहाँ पर भी इसने मेरा बात नहीं माना। वन वन को ये आने से पहले हक करता है। वन वन इसे कहती कि मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा प्राइस पे किया, तुम यहाँ पर रह कैसे सकते हो, और अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो तुम फिर एक दूसरी स्टोरी सोचने लगोगे और मैं इस बार होने नहीं दूंगी। ये लिंगडोंग को किस करती है और रो रही थी। लिंगडोंग फाइनली जाग जाता है। लिंगडोंग सपने में इसको हक किए हुए था। अब लिंगडोंग जब दोबारा आंखें खोलता है तो ये एक डार्कनेस वाली जगह में था और आंखों में इसकी एक इस बार डिटर्मिनेशन था और ये कहता है मैं इतने रिनकार्नेशन के रास्ते चला ताकि तुमसे मिल पाऊं, कुछ भी हो जाए, मुझे स्वर्ग में जाना पड़े या नरक में, मैं तुम्हें वापस तो लेकर आऊंगा। अब इधर बाहर के समय में क्योटिक डेमोनसी में, क्योंकि 1 साल बीत चुके थे तो वो डेमोनिक और अब फैलते जा रही थी। सूर्य और चंद्रमा भी इनको देखना मुश्किल था और लिंगडोंग एक आइस लोटस के बीच कल्टीवेशन के स्टेट में था। वन वन पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। डार्कनेस काफी तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। डेथ मास्टर देखती है ऊपर में और कहती है लीमो एम्परर अब लगभग आ ही चुका है, पर लिंगडोंग अभी भी बाहर नहीं आया, वो लोटस के बीच में ही है। डेथ मास्टर कहती है लीमो एम्परर को हमें रोकना पड़ेगा जब तक कि लिंगडोंग जागता नहीं तो सिस्टर का इनकारनेशन बेकार जाएगा चलाना। सील पूरी तरह से क्रैक हो चुका था और अब तो ये शैटर्ड भी हो जाता है और डेमोनिक की खतरनाक लेवल पर फैलने लगती है और ये डेमोनिक की उसी को ढूंढ रही थी जिसके वजह से ये एम्परर का हैंड काफी दूर जाके गिरा था और इस बार उसे ये फिगर मिलती नहीं है, यानी वन वन। पर डेमोनिक की जब लिंगडोंग के करीब जा रही थी तो वहां पर एक फ्लक्चुएशन ये फील करती जो कि सच में काफी खतरनाक था। इधर 6 एंसेस्टर मास्टर इस डेमोनिक की पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं क्योंकि ये डेमोनिक की आइस लोटस की तरफ बढ़ रहा था। 6 एंसेंट मास्टर अपने एसेंस ब्लड को यूज कर इनको मर्ज कर देते हैं और एक एंशिएंट बेल बनाते हैं जिससे लिंगडोंग और वो लोटस दोनों कवर हो जाते हैं। डेमोनिक लाइट इस बेल से आके टकराती है और जो एक्सप्लोजन्स रिपल्स निकलते हैं आसपास के वॉरियर इस रिपल्स से ही काफी दूर जाके गिरते हैं। बेल में भी क्रैक आ चुके थे और तुरंत ये ब्लास्ट हो जाता है और ये 6 फिगर्स ये भी दूर जाके गिरते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं। इनका ऑरा काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। एक अटैक तो इन 6 लोगों ने मिलकर ब्लॉक कर लिया, पर अब क्या, हीमो एम्परर को बढ़ता थे। ग्रैंडपा मार्टिन और बाकी लोग ये लोग कहते हैं हम साथ में अटैक करते हैं, मतलब जो भी अलायंस का और पावरफुल लोग थे 10 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ लोग अपने युवान पावर से उस ब्लैक लाइट पर अटैक करने लगते हैं। पर हीमो एम्परर इन सभी को पीछे फेंक देता है और ये आइस लोटस की तरफ बढ़ने लगता है। डेथ मास्टर कहती अब हमें भी लगता अपना रिनकार्नेशन इग्नाइट करके बचाना पड़ेगा। ये सभी अपनी औराज रिलीज कर रहे थे। इधर वो आइस लोटस उसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन फील होता है। पीछे खड़ी एक फिगर जिसके हाथों में तलवार, वो तुरंत ही वो डेविल लाइट की तरफ बढ़ती है और सीधा एक स्लैश अटैक मारती उस अटैक पर। इसके अटैक में बिल्कुल भी युवान पावर नहीं था बल्कि जेनिथ पावर, जो कि सच में काफी टेरिफाइंग था और वो डेमोनिक फिंगर अटैक को ये 2 भागों में काट देती। लोग हैरान हो जाते हैं कि 6 एंशिएंट मास्टर जिस अटैक को संभाल नहीं पा रहे थे ये लड़की कैसे संभाल ली। एंशिएंट मास्टर भी चौंक जाते हैं, कहते हैं लिंग किंग्सू ये कैसे इतना स्ट्रांग हो गई। स्पेशल मास्टर शॉक में थे। डेथ मास्टर हंस के कहती है ये जेनिथ का पावर है, इसने जेनिथ पावर एक अलग ही लेवल पर यूज कर लिया। शायद जेनिथ पावर में जूनियर सिस्टर भी से थोड़ा सा ही सही पर अब कमजोर मानी जा सकती है। फ्लेम मास्टर कहते हैं इसने जेनिथ पावर के लिए सभी पावर को छोड़ दिया है। स्पेशल मास्टर को कहते हैं ये लिंगडोंग सच में काफी लकी, इसको 2 आउटस्टैंडिंग गर्ल्स मिली, किंगजू और जूनियर सिस्टर, पर फिर भी हीमो एम्परर को किंगजू भी नहीं संभाल पाएगी। उधर जब हीमो एम्परर का अटैक डिस्ट्रॉय होता तो ये काफी दूर था अभी भी, मतलब इसका डेमोनिक ऑरा फैला हुआ था। ये भी सरप्राइज होता है और काफी खुश था कि ये वाला पावर फिर से आ गया, मतलब इसको भी जेनिथ पावर के बारे में पता था। हीमो एम्परर अभी भी काफी दूर था, ये तो बस इसका फाइट डेमोनिक ऑरा के कारण चल रहा था। किंगजू देखती है एम्परर इनकी तरफ बढ़ रहा है। लिंगडोंग जो कि अभी भी कल्टीवेशन में था ये कहती है कि पास्ट में तुम मुझे हमेशा चेज करते थे, इस बार तुम मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने दो। और ये आगे हेड ऑन फाइट करने के लिए हीमो एम्परर से बढ़ती है। अब हीमो एम्परर फाइनली बोलता है, ये अभी भी धुंध के बीच में था, कोई इसे देख नहीं सकता था, पर कहता है बहुत समय हो गया इस जगह पर आए हुए, काफी अच्छा लग रहा है। और वहीं बाकी डेथ मास्टर फ्लेम मास्टर थोड़ा सा डर से कांप रहे थे। ये कहते कि चलो वो कोई नहीं, सिंबल एंसेस्टर अब मर चुका है, मुझे कौन रोकेगा। और ये हंस के कहते कि आखिर में मैं ही जीत गया। उसके बाद इसकी नजर किंगजू पर पड़ती है और किंगजू से होते हुए इसकी नजर वो आइस लोटस पर पड़ती है और ये तुरंत ही चौंक जाता है। ये एंसेस्टर स्टेज में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश, लगता है मैंने इस दुनिया के लोगों को अंडरएस्टिमेट कर दिया था, पर मैं इस बार तुम्हें मौका नहीं दूंगा। ये अपने डेमोनिक पावर एक ब्लैक फ्लेम टाइप अटैक बनाता है और लिंगडोंग की तरफ इन्हें बढ़ा देता है। लिंगजू आगे आती है और इसके बॉडी के आसपास प्राइमल कियोस लाइट इकट्ठा होने लगती है और ये अटैक जो यूज करती है, ये जो लाइट था इसके तलवार में मर्ज होकर के एक स्लैश अटैक मारती है और कहती है जेनिथ स्ले द डेविल। इस फ्लेम से जैसे वो कियोस लाइट टकराती है वो फ्लेम चीखने लगता है जो कि एक घोष का शेप लेकर था। हीमो एम्परर कहते हैं तुम इस पावर को इस लेवल तक यूज कर पा रही हो, पर अभी भी ये काफी नहीं है मेरे लिए। हीमो एम्परर फ्लेम में अपना पावर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे किंगजू का जो ये कियोस लाइट था ये डिम होने लगता है। किंगजू भी पावर को अपने फुल पावर तक यूज करने की कोशिश कर रही थी और अब इसके पसीने छूटने लगते हैं। अभी जो फ्लेम घोस्ट था इसके कियोस लाइट को डिवोर कर जाता है। किंगजू
थोड़ा सा पेन फील करती है, होठ पे इसके थोड़े से खून आ जाते हैं। अब डेथ मास्टर का भी कहना सही था कि ये लड़की भी इसे रोक नहीं पाएगी। उधर एम्परर हंस रहा था। ये अपने हाथ को एक्सपैंड कर और एक डेविल क्लाउड किंगजू को पकड़ने के लिए बढ़ता है। एक स्पेस किंगजू को सील करने लगता है। ये बाहर भी नहीं भाग पा रही थी। किंगजू अपने मन को शांत करती और एक एंशिएंट सीलिंग टेक्निक यूज करती है। कियोस लाइट इसके तलवार पर फिर से इकट्ठा होता है। बॉडी पर इसके कई सारे एंशिएंट लाइंस बन जाते हैं और कियोस लाइट उस पेल हैंड जो कि क्लाउड के शेप का था उसे ब्लॉक कर देता है। पर ये रेजिस्टेंस बस एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, क्योंकि ये जो ब्लैक डेविल लाइट था ये कियोस लाइट को सप्रेस करने लगता है। किंगजू भी इसका ऑरा सप्रेस होने लगता है। इसके बॉडी पर जो एंशिएंट लाइंस बने थे ये काफी तेजी से हॉट होने लगते हैं, यानी इसका बॉडी गर्म होने लगता है। और किंगजू भी अब पेन फील कर रही थी। वहीं डेथ मास्टर वगैरह सोच रहे थे कि अपने रिनकार्नेशन को इग्नाइट करेंगे अगर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं तो। अब कियोस लाइट किंगजू के आसपास का जो था काफी इंटेंस हो जाता है। वो डेविल क्लाउड कांपने लगता है। एंशिएंट मास्टर जब ये देखते हैं तो ये शॉक्ड थे कि ये भी एक प्रकार से अपने पावर को इग्नाइट करने जा रहे ताकि ये एम्परर से फाइट कर पाए। ये भी अब हेल्पलेस फील करते हैं, मतलब एक के बाद क्या एक हम सभी को अपने पावर को रीइग्नाइट करना पड़ेगा। क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? किंगजू भी अब अपनी आंखों को बंद कर लेती है और लिंगडोंग को बाय बोलती है। ये अपने हैंड सील्स को चेंज कर रही थी, पर जैसे ही ये साइन को यूज करने ही वाली एक पावर इसे मानो रोक रहा हो। एक पावरफुल और इसको कवर कर ले और अपनी तरफ खींच लेता है कि एक को तो मैं खो चुका, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। पर इसके बात में थोड़ा सा पेन था। ये था लिंगडोंग जो कि अब जाग चुका था। 1 महीने से ये रिइंकार्नेशन के 1000 जिंदगियां जी चुका था और सबसे कहता है बाकी मुझ पर छोड़ दो। एंशिएंट मास्टर्स भी शॉक। क्या वो सक्सेसफुल रहा? ये लिंगडोंग की ऑरा को फील करने की कोशिश करते हैं और वो एग्जैक्टली सेम था, सिंबल एंसेस्टर के जैसा ही। तो लिंगडोंग अब एंसेस्टर स्टेज पर पहुंच चुका था। लिंगडोंग किंगजू को थोड़ा सा पीछे रखता है और उसके बाद ही वो एम्परर से कहता है तो फाइनली तुम आ ही गए, माफ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अब इधर ये डेविल फिगर एक शेप लेता है और इसका चेहरा एकदम सेम लांगटियान के जैसा था। लिंगडोंग चौंक जाता है। लिंग लांगटियान तुम? लिटिल फ्लेम हो या ग्रैंडपा मार्टिन सभी इसे जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। किंगजू भी चौंक जाती है। तभी यीमो एम्परर हंस के कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को सर्च कर लिया था। इस दुनिया में एक ही बंदा है जिसे तुम बहुत ज्यादा नफरत करते थे, वो था लांगटियान। लिंगडोंग भी हंस के कहता है कि अच्छा ही किया तुमने, लांगटियान को मारने मुझे बहुत मजा आता है। तो इस बार ही सही, यीमो एम्परर ही सही या लांगटियान ही सही, मैं तुम दोनों को मारूंगा। एम्परर भी कहता है लगता है मेरा कैलकुलेशन गलत था। एंसेस्टर ने भी अपना एक मार्शल प्लान छोड़ के गए थे। लिंगडोंग कहता ये दुनिया तुम्हारी है नहीं तो यहाँ से वापस लौट जाओ। यीमो एम्परर जो कि लांगटियान के शेप में था कहता मुझे समझ में आ रहा है सिंबल एंसेस्टर लेवल पर जाने में तुमने काफी लोगों को खोया है, तभी तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करते हो। लिंगडोंग भी कहता इस लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे उसे खोना पड़ा। अब लिंगडोंग ज्यादा कुछ बोलता नहीं, ये बस अपने हैंड साइंस को मूव करता है और कई सारे लाइट्स अलग अलग डायरेक्शन से इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। 8 रेज ऑफ लाइट पहले इसके पास पहुंचती। ये थे 8 ग्रेट एंसेस्ट्रल सिंबल्स और उसके बाद 9 डिवाइन ऑब्जेक्ट्स जिसमें एंसेस्ट्रल स्टोन, ग्रेट डेजोलेट टैबलेट और बाकी थे। एंसेस्टर स्टोन के यान लिंगडोंग को देखकर खुश होते हैं कि तुम उस लेवल पर फाइनली पहुंच ही गए। लिंगडोंग भी से स्माइल देता है और फिर कहता है अब मैं तुम लोगों को एक शेप दे रहा हूँ और ये तुरंत इन 9 डिवाइन ऑब्जेक्ट को एक फॉर्म देता है। ये तुरंत ही एक 7 कलर के स्पीयर में बदल जाते हैं। लोग खुश होते हैं कि शायद अब कोई तो है जो इस गॉड लाइक यीमो एम्परर को हरा सकता है। एम्परर हंस रहा था कि तुम मुझे हराओगे, इवन सिंबल एंसेस्टर भी जिसके लेवल पर जाके अब तुम पहुंचे हो वो भी मुझे नहीं हरा पाया था, सॉरी मतलब मार पाया था। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है, ये तुरंत ही बस अपने हाथ को बंद करता है और एम्परर के आसपास का स्पेस काफी तेजी से सिकुड़ने लगता है। ये पावर इतना खतरनाक था कि इवन जो 3 टर्बुलेशन को पार किया हो उसे भी फोड़ दे। पर एम्परर की बॉडी से एक इंक फ्लेम निकलती है ब्लैक कलर की और इस प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर देती है। एम्परर अब रुकता नहीं, तुरंत ही एक डेमोनिक ऑरा से टॉरेंट बनाता है, यानी बवंडर टाइप अटैक, और लिंगडोंग की तरफ इसे उछाल देता है। लिंगडोंग जब इस अटैक को देखता है तो ये अपने युआन पावर और मेंटल एनर्जी दोनों को यूज करता है। इन दोनों से ये एक लाइट डिस्क बनाता है जो जिसका साइज मिलियंस में होगा और ये रोटेट करते हुए उस भंवर से जाके टकराता है और दोनों अटैक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज तो कर देते पर इनसे निकलने वाले रिपल्स इतने खतरनाक थे कि रिइंकार्नेशन वाले बंदे भी इसे मारे जाएं। तो ये लोग पहले ही काफी दूर हट गए थे। दुनिया इस समय कांप रही थी। डेथ मास्टर इन दोनों को देख रही थी क्योंकि दोनों अब बराबर के वॉरियर माने जा सकते और पास्ट में सिंबल एंसेस्टर भी यीमो एम्परर को मार नहीं सकते थे क्योंकि ये बैटल 2 साल से ज्यादा चल गया था उस टाइम और यहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने अपने रिइंकार्नेशन इग्नाइट करके यीमो एम्परर को सील कर दिया था। फ्लेम मास्टर कहते मतलब लिंगडोंग को फिर ऐसा ही करना पड़ेगा और अगर ऐसा चलता रहा मानो लिंगडोंग अपने रिइंकार्नेशन को इग्नाइट कर दे तो ये तो मर जाएगा पर यीमो एम्परर तो जिंदा है तो वो फिर से वापस आएगा, तो ऐसे तो ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगी। डेथ मास्टर सोचती फिर कहती मेरे हिसाब से पॉसिबल है कि लिंगडोंग यीमो एम्परर को मार दे। फ्लेम मास्टर समझ जाते मतलब आप नंबर 1 रैंक डिवाइन ऑब्जेक्ट की बात कर रही हैं, पर वो क्या चीज है? इनको पता भी नहीं था कि नंबर 1 रैंक डिवाइन वेपन क्या है, जबकि ये एंशिएंट मास्टर थे। फिर भी किंगजू जो इनके बाजू में खड़ी थी
वो इनसे कहती है मेरे हिसाब से जेनिथ पावर जहाँ से आता है, यानी जेनिथ पावर का सोर्स वही है नंबर 1 डिवाइन वेपन। डेथ मास्टर भी चौंक जाती है। इन्होंने जेनिथ पावर तो जानते थे क्योंकि सिंबल एंसेस्टर ने इनको भी वो जेनिथ पावर को सेंस कराया था, पर आइस मास्टर ही उसे सक्सेसफुली मास्टर कर पाई थी। और किंगजू कहते मैं भी उस पावर को बस सेंस कर सकती हूँ, उसे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अभी एंसेस्टर स्टेज पर नहीं हूँ। डेथ मास्टर पूछती क्या लिंगडोंग कर पाएगा, तो किंगजू कहती उसे मैंने सिखाया तो था जेनिथ पावर, अब मुझे नहीं पता वो किस लेवल तक पहुंचा है। पर डेथ मास्टर को पता था इनके टीचर भी उस सोर्स पावर यानी डिवाइन नंबर 1 रैंक के वेपन को कंट्रोल नहीं कर पाए थे पूरी तरह से, नहीं तो वो भी ईमो एम्परर को मार सकते थे। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस बैटल को देखने का। आसमान में वहीं वो दोनों फिगर्स लगातार एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। अब क्योंकि लिंगडोंग एंसेस्टर स्टेज पर था तो इस दुनिया के पावर को ये यूटिलाइज कर सकता था, और ईमो एम्परर के पास तो वैसे भी एंडलेस डेमोनिक ऑरा था, तो दोनों एक दूसरे से किसी भी मामले में कमजोर नहीं थे। लिंगडोंग का 7 स्पीयर उस डेविल स्पीयर से लगातार टकरा रहा था। ईमो एम्परर इस दौरान एक डेविल फिगर अपने आसपास एकदम इन्हीं के जैसा जिसका पावर होगा उसे प्रकट करते हैं, और लिंगडोंग का ये जो स्पीयर वो एक जायंट ड्रैगन में बदल जाता है और इससे जाके फाइट करने लगता है। दोनों के बीच का फाइट अलग ही लेवल पर, दुनिया इस समय हिल सी जा रही थी, पर अभी तक फाइनल विक्टर कौन होगा किसी को पता नहीं था। फिर से कहता है ये एम्परर कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि जब तुम्हारे यहाँ सिंबल एंसेस्टर मुझे नहीं मार पाए तो तुम क्या मारोगे। ये स्माइल दे रहा था और ये कहता है बस वेट करो, कुछ ही समय में मेरी ईमो आर्मी भी अब आती होगी। तो डेथ मास्टर वगैरह अब सीरियस हो जाते हैं और आसमान में देखने लगते हैं क्रैक्स की तरफ। इन्हें मालूम था अगर आर्मी आ गई तो लिंगडोंग अकेले क्या ही कर पाएगा, ईमो ट्राइब में और भी पावरफुल लोग हैं। लिंगडोंग देखता आसमान की तरफ कि सिंबल एंसेस्टर फेल हो गए थे, पर मैं नहीं, क्योंकि ये हमारा दुनिया है। ईमो एम्परर क्यों नहीं तुम मुझे बताते कि तुम इस दुनिया में हम लोगों को मारने नहीं बल्कि किसी चीज को प्राप्त करने आए थे। मैं सही कह रहा हूँ ना। ईमो एम्परर से घूरता है पर कुछ बोलता नहीं है। लिंगडोंग कहता अगर तुम मुझे बताओ भी ना तो भी मुझे मालूम है तुम एक डिवाइन ऑब्जेक्ट की तलाश में आए थे जिससे तुम नंबर 1 रैंक डिवाइन वेपन कहते हो। मैं सही कह रहा हूँ ना। ईमो एम्परर अब हंसने लगता है कि तुम सच में काफी नॉलेजेबल हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे लेजेंडरी सिंबल एंसेस्टर वो भी इसी चीज के लिए इस दुनिया में आए थे। लिंगडोंग को अब जाके पता चल कि सिंबल एंसेस्टर भी इस दुनिया के नहीं थे, तो वो कहाँ से आए थे। पर ईमो एम्परर अब कहता है तुम्हारे सिंबल एंसेस्टर और हम दोनों उसी डिवाइन वेपन के लिए ही आए थे, तो हम दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं हुए। लिंगडोंग कहता है उन्होंने इस दुनिया को बचाया था, तुम्हारे जैसा नहीं। इस दुनिया को वो तबाह करने आए थे, तो तुम दोनों काफी डिफरेंट थे। लिंगडोंग अभी भी शांत था, बाकी लोग तो चौंक गए थे। एंसेंट मास्टर का भी चेहरा बदल जाता है। इन्हें भी ये बात आज तक पता नहीं था कि सिंबल एंसेस्टर इस दुनिया के नहीं थे। ईमो एम्परर अब ज्यादा बकवास करना नहीं चाहता था। ये कहता है कि तुम इस दुनिया के आखिरी उम्मीद हो, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये दुनिया भी खत्म है। वैसे तो हम सेम लेवल पर हैं, एक दूसरे को मार नहीं पाएंगे, पर मैं जब इतने सालों से सील था तो मैंने एक प्लान बनाया था, क्योंकि मैं पिछले बार सिंबल एंसेस्टर से जब मेरी फाइट हुई थी तो मैंने अपने बॉडी को एक्सप्लोर नहीं किया था, पर इस बार मैं वो कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें 1000 सालों के लिए भी सील कर दूं तो उतना समय मेरे लिए काफी है। अब इसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन अलग ही था। इसकी बॉडी एक्सपैंड होने लगती है। इसकी बॉडी में 10,000 भुजाएं निकल गई थी और सभी भुजाओं में कई सारे आंख थे जिनको हम डायबोलिक आईज कहते हैं, और इसके हाथ जो कई सारे थे एक के बाद एक एक्सप्लोड करने लगते हैं और उनमें से वो आंख निकलने लगते हैं। ये आंखें ईमो एम्परर के सामने उड़ने लगती हैं और धीरे धीरे एक शेप लेने लगती है जिसे हम कहते हैं डेविल टैबलेट, नो बिगिनिंग। मतलब इस टैबलेट में ये आंखें जाके धंस जाती हैं। ये टैबलेट लगभग 10 मिलियन साइज का होगा, 1 करोड़ फीट हाइट का, और इसके वजह से लग रहा था यहाँ की पूरी एनर्जी पॉल्यूट हो गई हो। अब डेविल टैबलेट जैसे ही बनता है उधर वो जो क्रैक्स थे उनमें से चीख की आवाज आती है और कई सारे ईमोज अब यहाँ पर आने लगते हैं। ये बाहर के प्लेनेट से आने वाले यूमोस थे और इनकी संख्या भी काफी ज्यादा थी। डेथ मास्टर वगैरह का अब चेहरा ही उतर चुका था। अब ये लोग क्या ही कर लेंगे, अब शायद इनका मरना फिक्स था। ईमो एम्परर इन सभी को कहता है कि इस टैबलेट को ट्रिब्यूट दो, यानी श्रद्धांजलि। और जैसे ये बोलता है ये जितने भी यूमोस आए थे अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देते और इनका जो ब्लैक ब्लड था इस टैबलेट पर जाके गिरने लगता है। टैबलेट से एक अलग ही ऑरा बाहर निकलती है और इससे निकलने वाले फ्लक्चुएशन को फील करके ही किंगजो या कोई भी इस समय डरने लगे थे। लिंगडोंग का भी एक्सप्रेशन पहली बार चेंज होता है। इसके दिमाग में ख्याल आता है, 8 एंसेस्ट्रल सिंबल्स को ये बाहर निकालता है। सभी के अपने अपने पावर निकलते हैं, यानी वो जो फ्लेमिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था उसका फ्लेम पावर, एक का कोल्ड पावर, एक का थंडरबोल्ट पावर, एक से ब्लैक होल्स, सभी पावर्स को ये रिलीज करता है और इनके पावर को ये मैक्सिमम तक पुश करता है। एंसेस्ट्रल सिंबल अपने इन पावर से ये जो डेविल आइज थे इनके ऑरा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये डेविल आइज की ऑरा इवन एंसेस्ट्रल सिंबल को इनके पावर को भी सप्रेस करने लगती है। सिंबल्स का लाइट अब डिम होने लगता है। ईमो एम्परर कहता है अगर आज मेरा ट्राइब का आधे लोग भी मारे जाए, मैं भी मारा जाऊं, मतलब मेरी ट्रू बॉडी, तो भी आज मैं तुम्हें सप्रेस तो कर ही दूंगा। इसको मालूम था इसको अपनी एक्चुअल बॉडी बनाने में फिर से 10 लाख साल लग जाएंगे, पर फिर भी लिंगडोंग से तो ये छुटकारा पा लेगा, क्योंकि 10,000 साल अगर लिंगडोंग सील रहा या 1000 साल भी, तो वो जो डिवाइन ऑब्जेक्ट है उसे ये प्राप्त कर लेगा, नंबर 1 रैंक का वेपन, तो ये वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगा।
अब ये डेविल टैबलेट का एक पावर था 10,000 डेविल से इसे यूज करता है और लिंगडोंग के आसपास एक ब्लैक ऑरा फैलने लगती है जो इसे अब सील करने लगती है। लिंगडोंग अब इस ऑरा को देख आगे बढ़ता है अपने स्पीयर को लेकर और इसको ऑटो एंसेस्ट्रल सिंबल्स भी फॉलो कर रहे थे और लगातार इस डेविल टैबलेट से ये टकराने लगते हैं। लिंगडोंग का 7 स्पीयर भी जब टैबलेट से टकराता है इसकी भी लाइट डिम होने लगती है और थोड़ी समय में ये एक्सप्लोड कर जाता है और फिर से 9 डिवाइन ग्रेट ऑब्जेक्ट्स में बदल जाता है। 8 एंसेस्ट्रल सिंबल भी इस दौरान काफी डैमेज हो जाते हैं। इन सिंबल्स पर तो क्रैक भी आ जाते हैं। उधर यान जो कि अब वीक हो चुका था ये लिंगडोंग से कहता है कि ये एम्परर तुम्हें सील करना चाहता, सावधान रहो। लोग डरने लगे कि अगर लिंगडोंग फेल हो गया तो एम्परर को रोकेगा कौन। एंसेंट मास्टर्स के हिसाब से ये यीमो एम्परर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। डेथ मास्टर के हिसाब से अगर लिंगडोंग इस अटैक को रोकना चाहता है यानी ये जो सीलिंग टेक्निक है तो इसे अपने रिनकार्नेशन को इग्नाइट करना पड़ेगा। डेविल टैबलेट इसे लगातार अब सप्रेस कर रहा था। इसे मालूम था अब एक ही तरीके से मैं बच सकता अगर मैं टॉप रैंकिंग डिवाइन ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर लूं, पर इसके पास डिवाइन ऑब्जेक्ट का कोई गहरा नॉलेज तो था नहीं। पर इसे मालूम था वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें जेनिथ का पावर है। अब ये सोचने लगता है आंखें बंद करके कि जेनिथ का मतलब क्या होता है। लिंगडोंग का कॉन्शियसनेस इस समय दुनिया के साथ मर्ज हो जाता है। ये एक अलग ही स्पेस में पहुंच चुका था। किंगजू भी अब समझने लगा। ये सभी से कहती मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं उसकी सहायता करने जा रही हूँ। ये भी अपनी आंखें बंद कर और इसका भी कॉन्शियसनेस दुनिया के साथ मर्ज हो जाता है। लिंगडोंग इस समय गहरे ख्याल में था। ये फील करता है कि इसके आसपास एक जेंटल ऑरा आ चुकी है और ये ऑरा किंगजू का था। किंगजू इससे कहती है मैं तुम्हें जेनिथ तक लेकर चलती हूँ, पर इसके आंखों में थोड़ा सा एम्बेरसमेंट था। अब लिंगडोंग जैसे फील करता ये औरत तो मेरे कॉन्शियसनेस के साथ पहले ही मर्ज है। ये फिर से अपने मतलब कॉन्शियसनेस को माइंड को मर्ज करते हैं। इसका मतलब एक ही था, ये दोनों एक दूसरे के दिमाग में अब झांक के देख सकते हैं। पर इस समय जैसे इनकी ऑरा मर्ज होती है इनको एक प्रीमल कियोस लाइट दिखती है। ये लोकेशन था जेनिथ का। इन्होंने इस जगह को पहले भी सेंस किया था। दोनों का कॉन्शियसनेस प्रीमल कियोस में एंटर करता है। पहली बार जब लिंगडोंग यहाँ पर आया था इसे काफी पेन हुआ था, पर इस बार नहीं। किंगजू इससे कहती तो ये है वो जगह जेनिथ, क्या तुम इसे फील कर पा रहे हो। यहाँ पर आने के बाद लिंगडोंग एक एक लोगों का दिल का धड़कन या कोई भी चीज हो ये सुन सकता था। और इस कियोस का जो बॉडी था एक बच्चे के समान था। माइंड इसे कहते हैं डायमेंशन फेटस। मतलब ये जो डायमेंशन फेटस ये अच्छा सा शेप दिख रहा था, ये डायमेंशन का एक स्पिरिट था जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल चीज था और इसी में से वो जेनिथ पावर निकला था। यीमो एम्परर और सिंबल एंसेस्टर इसी के लिए आए थे, पर इनमें से कोई इसे प्राप्त नहीं कर पाया था क्योंकि इसे इस पावर को जो भी हासिल करेगा वो इस डायमेंशन का मास्टर बन सकता है, यानी पूरे डायमेंशन को उस दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। और क्योंकि ये इस दुनिया में पैदा नहीं हुए तो कुछ तो चीज थी जो इस डायमेंशन फेटस इनसे अलग करती थी। सिंबल एंसेस्टर इस चीज को डिटेक्ट तो कर पाए थे पर हासिल नहीं कर पाए थे। लिंगडोंग जब इस केओस लाइट की तरफ बढ़ता तो ये थोड़ा सा गायब हो जाता है। ये समझ चुका था कि इस केओस लाइट को मैं पकड़ नहीं सकता। ये रुक जाता है और ये इससे कहता है कि मुझे फॉलो करो, मैं यहीं पर जन्मा और यहीं पर बड़ा हुआ। मैं इस प्लेन के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। इतना ये बोलता है। प्रीमल केओस लाइट से एक इको निकलता है। ये अभी भी एक टक डायमेंशन फेटस को देख रहा था। किंगजू एक सांस लेती है। अब ये देखती कि जो प्राइमल केओस वो ट्रेम्बल करने लगा है। प्राइमल केओस कंडेंस होता है और लिंगडोंग के हाथ पे आके गिर जाता है। ये एक स्पिरिचुअल फेटस था। लिंगडोंग इस पावर को फील कर और ये फील करता है कि मानो इस डायमेंशन को अब ये कंट्रोल कर रहा हो, इस डायमेंशन का ये मास्टर बन चुका हो। अब इधर बाहर में क्योटिक डेमन सीन में लिंगडोंग पर लगा था वो जो डेविल टैबलेट के आइज थे अटैक कर रहे थे। लोगों को लग रहा था अब लिंगडोंग मरने वाला और इनका भी अब कुछ नहीं हो सकता। तभी लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता और कहता है यीमो एम्परर ये दुनिया हमारा है, यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये बस अपने हाथ को मूव करता और डेविल टैबलेट के अटैक्स को सप्रेस कर देता है। उसके बाद अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। इसके हाथ में से प्राइमल केओस ऑफ लाइट निकलती और लगातार जाके जो टैबलेट पर आइज थी एक के बाद एक उन्हें फोड़ने लगती है। थोड़ी समय में ये टैबलेट एक्सप्लोड कर जाता है और जैसे ये टैबलेट एक्सप्लोड करता है यीमो एम्परर भी एक खतरनाक लेवल का पेन फील करता है क्योंकि ये पावर इससे कनेक्टेड था। फाइनली ये भी समझ जाता है और आश्चर्य में कहता है तुम्हें डायमेंशनल स्ट्रेंथ मिल गया, तुम्हें डायमेंशनल फेटस का कंट्रोल मिल गया। इसे भरोसा नहीं हो रहा था। इसको मालूम था ये लिंगडोंग के सामने कुछ भी नहीं है। लिंगडोंग एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था और इसके प्रेशर से यीमो एम्परर भी अब सप्रेस होने लगा था। अब बहुत सारे लोग इस समय नील डाउन हो जाते हैं और इनमें से कोई तो कहता है मार्शल एंसेस्टर, ये पहले बार इसे किसी ने नाम दिया था, हमारी रक्षा करिए, इस दुनिया की रक्षा करिए। सभी लोग एक स्वर में ये आवाज चिल्लाने लगते हैं मार्शल एंसेस्टर हमारी रक्षा करिए। यीमो एम्परर अब भागने को देखता है। इससे बहुत अफसोस था कि इस डायमेंशन का भी एक डायमेंशन मास्टर बन चुका है। ये सोच रहा था यार मैंने कितना मेहनत किया, एक बार तो मैं 10,000 साल के लिए सील भी हुआ, सिंबल एंसेस्टर मारा गया, पर आखिर में लिंगडोंग को वो पावर मिल गया। लिंगडोंग अपने हैंड साइंस मूव करता है और जो स्पेस में क्रैक्स थे वो भरने लगते हैं और इसे देखते ही जो यीमो आर्मी थी भागने को देख, क्योंकि डायमेंशन मास्टर के पास ही ऐसा पावर होता है कि वो डायमेंशन को फिर से पहले जैसा कर सके।
लिंगडोंग जब इन्हें भागते हुए देखता है तो कहता है मैंने पहले ही कहा कि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो पर अब जाओगे नहीं। सिंबल एंसेस्टर का काम मैं पूरा करूंगा। इसके लाइट फेटस में से एक खतरनाक ऑरा निकलती और ईमो एम्परर के ऊपर घूमने लगती। धीरे धीरे ये शेप डायमेंशन फेटस का ले लेती है। ईमो एम्परर भी अब जानता था ये कुछ नहीं कर सकता तो ये भी क्रैक्स की तरफ भागता है। पर ये डायमेंशन फेटस काफी खतरनाक थी। ईमो एम्परर जैसे ही भागता है इसे फील होता है मानो एक दूसरे स्पेस में पहुंच चुका था। अब जब ये देखता है तो ये डायमेंशन फेटस के अंदर था। ये चीख के कहता है लिंगडोंग मुझे जाने दो, मैं इस डायमेंशन पर अब कभी अटैक नहीं करूंगा। लिंगडोंग कहता है जाने दूं, तुम्हारी वजह से कोई मेरे काफी करीब था, वो मारा गया। मैं तुम्हें जाने दूं, तुम्हें मार भी दूं तो भी मेरे दिल को ठंडक न मिले। उसके बाद ये तुरंत ही डायमेंशन प्यूरिफिकेशन रिटर्न टू वॉइड पावर यूज करता है। फेटस में से एक खतरनाक लेवल के ऑरा निकलते और ईमो एम्परर की बॉडी से टकराने लगती है। ईमो एम्परर का बॉडी जो कई हजार फीट का था धीरे धीरे अब छोटा होने लगता है। ये चीख रहा था। इसकी डेमोनिक ऑरा अब प्यूरिफाई हो रही थी। ईमो एम्परर काफी छोटा हो जाता, मतलब इसके हथेली पर अब आ सकता था लिंगडोंग। अभी भी इसकी ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि ईमोस जो होते हैं इनका लाइफ फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है और डायमेंशन फेटस को भी इसे पूरी तरह से खत्म करने में शायद 100 साल लग जाए। पर लिंगडोंग अब इसे छोड़ नहीं सकता था तो ये इसे इसके अंदर ही रहने देता है और इस पावर को गायब कर देता है। फाइनली लोग अब काफी खुश थे। ईमो एम्परर मारा जा चुका था। डेथ मास्टर वगैरह सभी खुश थे और इधर सभी लोग चिल्ला रहे थे मार्शल एंसेस्टर हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। लिंगडोंग कहते हैं सिंबल एंसेस्टर मैंने आपका प्रॉमिस तो पूरा कर दिया पर अब ये मेरी बारी कि मैं अपनी प्रॉमिस पूरा करूं। फिर ये मन में कहता है तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ के लाऊंगा ही लाऊंगा। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त।